अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम के बाद उसकी टीम में अगर किसी का नाम आता है तो वो है छोटा राजन, जिसने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को कॉर्पोरेट लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन अंडरवर्ल्ड के इन खतरनाक खिलाड़ियों को बॉलीवुड की बालाएं अक्सर क्लीन बोल्ड कर दिया करती हैं। छोटा राजन को भी क्लीन बोल्ड करने वाली थी ममता कुलकर्णी। बॉलीवुड की खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का फिल्मी सफर बहुत ही थोड़ा सा रहा है, लेकिन इन्होंने जितना भी काम किया उसने इन्हें यादगार बना दिया। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ममता कुलकर्णी के बारे में और उनके छोटा राजन के साथ रिलेशन के बारे में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई ममता कुलकर्णी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये उनकी माँ की दिली इच्छा थी कि ममता अपनी लाइफ में कुछ करे। वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहती थी और माँ की बात को आगे रखते हुए ममता ने फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। साल 1991 में उनका पहला ब्रेक मिला। फिल्म का नाम था मेरा दिल तेरे लिए। इसके बाद ममता कुलकर्णी को साल 1993 में आई फिल्म तिरंगा में ब्रेक मिला। इस फिल्म में उन्होंने राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ काम किया। ये फिल्म उस साल की सुपर डुपर हिट रही और ममता कुलकर्णी को उनका छोटा सा रोल होने के बावजूद भी काफी नोटिस किया गया। इसके बाद 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान और काजोल भी थे। ये फिल्म उस समय की सुपर डुपर हिट रही और इस फिल्म का एक गाना ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। छत पर सोया था बहनोई, ये उस गाने के बोल थे। फिर इसी साल बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान के साथ उनकी एक फिल्म आई बाजी। इसके बाद आने वाले सालों में उनकी फिल्मों की झड़ी लग गई। हर साल उनकी कम से कम 4 से 5 फिल्में रिलीज होती थी। कुल मिलाकर ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड करियर आसमान पर जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही उनका दिमाग भी 7वें आसमान पर जा रहा था। जी हाँ, उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा हो गया कि वो अब एक साथ बहुत सारी फिल्में साइन नहीं करती थी, बल्कि फिल्मों के मामले में कुछ ज्यादा ही चूजी हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिल्मों के प्रपोजल को रिजेक्ट करने लगी और आगे चलकर ये सिचुएशन हो गई कि उन्हें बॉलीवुड में रिजेक्शन क्वीन भी कहा जाने लगा। आने वाले सालों में उनके एटीट्यूड का ये फ्रंट इफेक्ट सामने आया कि साल 2001 में उनकी आखिरी फिल्म आई छुपा रुस्तम। इसके बाद उन्हें फिल्म मिलना ही बंद हो गई। 1991 से साल 2000 के बीच उन्होंने लगभग 2 दर्जन फिल्मों में काम किया। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ममता कुलकर्णी का साल 1993 का टॉपलेस फोटोशूट कांड उनकी पॉपुलैरिटी में जबरदस्त इजाफा कर गया। दरअसल हुआ यूं कि इस फिल्म मैगजीन के कवर पेज की फोटो के लिए ममता कुलकर्णी को अप्रोच किया गया। मैगजीन की डिमांड के अकॉर्डिंग ममता कुलकर्णी को टॉपलेस होकर फोटो खिंचवाने था। ममता कुलकर्णी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। स्टारडस्ट मैगजीन पर उनकी जो फोटो नजर आई उसमें वो टॉपलेस नजर आ रही थी। कमर पर उन्होंने जो जीन्स पहनी थी उसके भी बटन खुले हुए नजर आ रहे थे। इस लुक में वो बहुत ही ग्लैमरस और अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। इस फोटोशूट ने ममता कुलकर्णी को रातों रात युवा दिलों की धड़कन बना दिया। मैगजीन की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि मैगजीन जिसकी कीमत 20 रुपए थी वो 100 में भी लोग खरीद रहे थे। ममता की तस्वीर को जयेश सेठ ने खींचा। इस फोटोग्राफर ने साल 2015 में ममता कुलकर्णी फोटोशूट मामले में एक इंटरव्यू दिया। उसने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर की। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि स्टारडस्ट ने उसे उस साल अपनी मैगजीन के कवर पेज पर बॉलीवुड हीरोइन के टॉपलेस फोटो के लिए कई दूसरी हीरोइंस को भी अप्रोच किया था, जिनमें माधुरी दीक्षित और जूही चावला का भी नाम था, लेकिन इन लोगों ने इस तरह का फोटोशूट करने से इनकार कर दिया। ममता के पास स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट का जब ऑफर आया तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन जब उन्हें ये कहा गया कि इस फोटोशूट के लिए उन्हें टॉपलेस होना पड़ेगा तो वो कंफ्यूज हो गई। ममता कुलकर्णी ने सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि वो जान गई थी कि यदि यह फोटो लोगों को पसंद आई तो वो हिट हो जाएंगी। अगर ये फोटो पिट गई तो वो घर के साथ साथ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से भी दूर हो जाएंगी। इसके बाद उन्होंने ये शर्त रखी कि ये तस्वीर केवल एक ही बार पब्लिश होगी। इस बात को मान लिया गया और अब ममता कुलकर्णी टॉपलेस फोटोशूट के लिए तैयार हो गई। फोटोशूट हुआ और फिर ये फोटो स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज पर जब पब्लिश होकर आई तो ममता कुलकर्णी रातों रात फेमस हो गई। टॉपलेस फोटोशूट से ममता कुलकर्णी की पॉपुलैरिटी अंडरवर्ल्ड के गलियारों तक भी पहुंच गई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का सेकंड हैंड कमान छोटा राजन ममता कुलकर्णी की खूबसूरती के आगे क्लीन बोल्ड हो गया। छोटा राजन ने ममता कुलकर्णी के ऊपर अपना प्यार बरसाना शुरू किया।
तो उनके ऊपर फिल्में भी बरसनी शुरू हो गई। शुरू तो हो गई, उन्हें लगातार फिल्मों में काम मिलता गया। एक साल में उनकी 4-5 फिल्में आने लगी। दरअसल ये वो दशक था जब अंडरवर्ल्ड में छोटा राजन की तूती बोलती थी। वो जिसे चाहता था फिल्मों में रोल दिला देता था, जिसे चाहता था किसी भी फिल्म से आउट करवा देता था। साल 1998 में राजकुमार संतोषी की एक फिल्म आई चाइना गेट। इस फिल्म की मेकिंग से जुड़ा एक घटनाक्रम काफी फेमस हुआ। दरअसल राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी के नखरों से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के बीच में ही ममता कुलकर्णी को चाइना गेट से आउट कर दिया। इसके बाद इस रियल लाइफ फिल्म में छोटा राजन की एंट्री हुई। तब जाकर ममता कुलकर्णी को फिल्म चाइना गेट की रियल लाइफ में एंट्री मिली। राजकुमार संतोषी की इतनी हैसियत तो नहीं थी कि वो सीधे सीधे छोटा राजन को ना कह दे, इसीलिए उन्होंने ममता को रोल तो दिया। इसके बाद भी इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद ममता कुलकर्णी इस फिल्म के जरिए वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई जो उर्मिला मातोंड करने की। उन्होंने इस फिल्म में केवल एक ही गाने पर परफॉर्मेंस किया। गाने के बोलते छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया। कुछ याद आया? याद क्यों नहीं आएगा? अरे ऐसी चीज कोई भूल सकता है क्या? ये गाना जैसे ही मार्केट में आया, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सारे के सारे छोरे चिचोरे बनकर उर्मिला मातोंडकर पर लट्टू हो गए। इस फिल्म के बाद उर्मिला मातोंडकर और ममता कुलकर्णी के बीच तीखी मिर्ची और खट्टी इमली वाला रिश्ता बन गया। आगे चलकर इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का छोटा राजन पर शिकंजा कसता चला गया। छोटा राजन का इफेक्ट बॉलीवुड पर और भी छोटा होता चला गया। ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के रिलेशन भी कम हो गए। छोटा राजन के ऊपर 70 से अधिक मामले पुलिस ने दर्ज किए। इनमें पोटा, मकोका, मर्डर से लेकर और भी कई संगीन अपराध के मामले दर्ज हुए। साल 1993 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के इरादे से दाऊद इब्राहिम पर मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराने का आरोप लगा और जब जांच एजेंसियों ने इस मामले में दाऊद का नाम लिया, तो इसी दौरान छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के रिलेशन भी खराब हो गए। अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए और उनके रास्ते भी अलग अलग। 25 अक्टूबर साल 2015 को छोटा राजन को इंडोनेशिया में अरेस्ट कर लिया गया। जब ये खबर सामने आई तो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील ने कहा कि छोटा राजन की अरेस्टिंग में दाऊद इब्राहिम का हाथ है। इसके बाद 6 नवंबर 2015 को भारतीय जांच एजेंसियां छोटा राजन को भारत लेकर आई। छोटा राजन के लिए अच्छी खबर थी कि वो खुद भी चाहता था कि वो भारत आ जाए ताकि उसे भारत की सिक्योरिटी मिले और दाऊद इब्राहिम के लोग उसकी हत्या ना कर पाए। छोटा राजन से दूर होने के बाद ममता कुलकर्णी के रिलेशन विजय गिरी आनंद उर्फ विकी गोस्वामी के साथ बने। विकी गोस्वामी पर ड्रग स्मगलिंग को लेकर आरोप लगे। जानकारी के मुताबिक जब साल 1988 में छोटा राजन ने मुंबई छोड़ा और वो दुबई चला गया, तब उसके काम को संभालने का जिम्मा विकी गोस्वामी के ऊपर था। वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर अच्छी खासी पकड़ रखता था और मुंबई में सबसे बड़े ड्रग स्मगलर में उसकी गिनती होती थी। वो छोटा राजन का ही आदमी था। ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड करियर भी अपना सफर पूरा कर चुका था। वो विकी गोस्वामी के साथ संपर्क में आने के बाद उसके साथ केन्या में रहने लगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसके बाद उनकी एक और तस्वीर आई जिसमें वो एक सन्यासी के गेटअप में नजर आ रही थी। 2013 में उनकी एक किताब भी सामने आई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो ईश्वर के लिए बनी हुई है। इसके बाद केन्या की पुलिस ने ड्रग स्मगलिंग के चार्ज में विकी गोस्वामी को अरेस्ट किया। बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी को भी अरेस्ट किया गया था। साल 2017 में मुंबई के थाने की एक अदालत में विकी और ममता दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो ममता कुलकर्णी के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।